सो फाइनली अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है बिजनेस स्टडीज का, और उम्मीद है तुम लोगों ने स्ट्रेटेजी अच्छे से देख लिया है। तो बिजनेस स्टडीज में छुट्टियां ठीक ठाक हैं, मतलब अच्छी छुट्टियां हैं। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग टाइम फोड़ना बंद कर दो। बच्चों को ऐसा लगता है जब छुट्टियां ज्यादा है, अरे सर अभी तो 8 छुट्टी है, 7 छुट्टी है, पढ़ लेंगे आराम से। अब जब 2 छुट्टी रहती है, सर जी बस 2 छुट्टी है, 2 छुट्टी 7 8 होती तो पढ़ लेते। ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आज मैं तुम्हें जो काम दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, तुम्हें एट एनी कॉस्ट करना ही करना है। और साथ में एसपीसीसी ऐप में 3 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, क्लास 12 बीएसटी का पूरा एग्जाम पैटर्न है, मजा आ जाएगा देख के तुम्हें। साथ में मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है, आंसर कैसे लिखना है, कैसे मार्किंग होगी, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास 1 शॉट, और आज मैं कवर सिर्फ 1 से लेकर 4 चैप्टर तक करूंगा। अगर छुट्टियां कम होती तो मैं सारा करा देता, बट मैं पूरे 12 चैप्टर को तोड़ रहा हूँ 3 हिस्सों में, 1 to 4। किसी भी कीमत में आज मिडनाइट, कसम खा लो कि आज रात 12 बजे से पहले, आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें ये 4 चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना है। सारी केस स्टडीज, एमसीक्यू, उसके अलावा क्लास क्लू वर्ड्स, केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कुछ भी है सब कुछ मैं करा दूंगा। तुम्हारी 100% प्रिपरेशन जैसे इको में कराई उससे बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से बीएसटी में करा दूंगा, बिकॉज दिन इसमें ज्यादा है। बस आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार आज ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दो। अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से, मॉक टेस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, या 1 2 दिन बाद बना लेना मॉक टेस्ट। लेकिन सिलेबस अगर खत्म कर रखा है तो आज से बनाओ, खत्म नहीं कर रखा तो पहले इसे खत्म करो। 1 शॉट आज रात को एट एनी कॉस्ट टिल मिडनाइट तुम्हें 4 चैप्टर, बस 4 चैप्टर अच्छे से खत्म करना है बिना कुछ सोचे। तो चलो एंजॉय करो अपने क्लास बिजनेस स्टडीज के 1 शॉट को। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, ध्यान रखना क्लास, यहां से पता चल गया मैनेजमेंट क्या होता है क्लास। प्योर आर्ट। वैसे तो आर्ट एंड साइंस दोनों होता है, बट प्योर क्या होता है? प्योर होता है आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स। दूसरों से काम कराने का तरीका ही मैनेजमेंट कहलाता है। लोगों को मैनेज करना, उनसे प्रॉपर तरीके से काम कराना ही क्या कहलाता है क्लास? मैनेजमेंट। अगर मैं मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करूं, सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट किया क्यों जाता है? गोल को अचीव करने के लिए। हमेशा माइंड में गोल होगा, उस गोल को कैसे अचीव करना है, कैसे उस गोल को, टारगेट को अचीव करना है, उसको पूरा करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक बार हो गया खत्म हो गया, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। एक गोल खत्म होता है, दूसरा गोल आता है, उसे पूरा करते हैं, तीसरा गोल आता है। ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट एक इंसान का काम नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट आई को रिप्लेस करता है क्लास किससे? वी से। इंटेंजिबल मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। मैनेजमेंट से बेहतर मिस मैनेजमेंट को अच्छे से महसूस किया जा सकता है। सो ये इंटेंजिबल है। डायनामिक है, मैनेजमेंट हेल्प करता है कोई भी मार्केट में चेंज अगर आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज है उसको इंटरनल एनवायरनमेंट में अप्लाई करना, उसको डायनामिक कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वेसिव, यूनिवर्सल फेनोमेनन है। मैनेजमेंट जो है छोटे बिजनेस में, बड़े बिजनेस में, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, प्लेग्राउंड, हर जगह, इवन आपके घर में, इवन मेरी पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में, हर जगह मैनेजमेंट मिलेगा आपको। तो ये यूनिवर्सल फेनोमेनन है, पर्वेसिव है। मल्टी डायमेंशन, इसके 3 डायमेंशन होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मतलब ये बताता है क्या काम करना है। अगर तुम्हारा हॉस्पिटल है तो तुम पेशेंट को ट्रीट कर रहे काम करो, स्कूल है तो बच्चों को पढ़ाने काम करो। इसके अंदर आता है क्लास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आता है क्लास स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। यहाँ पे बात होती है ह्यूमन रिसोर्स की, लोगों को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, उनको किस तरीके से मैनेज करना है। और लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ये सब आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर। नेक्स्ट है क्लास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है सोशल, तीसरा है पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। कंपनी का सबसे पहला जो मोटो होता है वो होता है सर्वाइव करना, फिर होता है प्रॉफिट कमाना, फिर होता है ग्रोथ, यानी अपनी ब्रांचेस को बढ़ाना। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज के लिए कुछ करना, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना, ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के रिसोर्सेज को, जो वीकर सेक्शन सोसाइटी के हैं उनको जॉब देना, इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएट करना, और क्लास कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना। राइट। नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट में खुद का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छी सैलरी देना, वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखना, वर्कर को रेस्पेक्ट देना, पीयर रिकग्निशन करना, उनका प्रमोशन करना। क्लास ये सारी चीजें क्लास पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्लास इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है। ये लाइन कभी कभी लिखी हुई आती है पेपर में, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस। कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन तुक्के से गोल को अचीव नहीं करती, जानबूझ कर एक प्रोसेस किया जाता है। अगर कभी भी ये स्टेटमेंट लिखा आए तो आपको उसमें मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को लिखना होगा। अ बिजनेसमैन रीच टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। इस स्टेटमेंट को हाईलाइट करते हुए आपको इसके इंपॉर्टेंस लिखना है, यानी कि बेनिफिट लिखना है। सबसे पहला बेनिफिट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? ताकि गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है क्लास आपके पर्सनल, मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, क्लास ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी है। तो ग्रुप गोल और पर्सनल गोल को अचीव करने में भी मैनेजमेंट मदद करता है।
मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो थ्रू मैनेजमेंट हम वही चीज इंटरनल एनवायरनमेंट में भी लागू कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, मैनेजमेंट ना सबको मिलाकर चलाता है, सबको मिलाकर, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सेल्स हो, चाहे परचेज हो, चाहे एचआर हो, चाहे क्लास कोई भी डिपार्टमेंट हो, फिनेंस क्यों ना हो, सबको मिला जुला कर काम करता है, सबके बीच में तालमेल बिठाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी काम आता है। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके थ्रू हम सोसाइटी को भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। अगर मैं आर्ट की बात करूं तो मैनेजमेंट प्योर आर्ट है और वैसे आर्ट साइंस दोनों है। अगर मैं मैनेजमेंट एज अ साइंस के फीचर्स की बात करूं, सबसे पहला फीचर होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी बुक्स चाहिए होती है, स्टडी मटेरियल चाहिए होता है प्रॉपर, जिनको पढ़ के आप साइंस का ज्ञान ले सकते हो। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी होता है, लेकिन मैनेजमेंट में रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स है, हर चीज को बार बार किया जाता है क्लास, हर चीज को मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और साइंस में, मैनेजमेंट में भी सेम ऐसा ही है, हर चीज को मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट के इतने सारे प्रिंसिपल है, फ्योल टेलर ने जो दिए हैं वो मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके। लेकिन ये जो मैनेजमेंट जो साइंस है, मैनेजमेंट एज साइंस, साइंस की फीचर की बात करूं, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है, एक बार बन गया लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी होती है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है, चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन पीपल, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। आर्ट की बात करें, आर्ट में सबसे पहला फीचर होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बुक चाहिए आर्ट में भी और बुक चाहिए मैनेजमेंट में भी, दोनों फीचर कॉमन है। दूसरा आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। मैनेजमेंट में आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब हर वो प्रिंसिपल तो बना दिए, लेकिन उसको अप्लाई कब कैसे करना है वो आपके हिसाब से है। सेम आर्ट में भी होता है, सेम मैनेजमेंट में भी होता है। आर्ट में होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट में हर चीज प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से बनता है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी आपको प्रैक्टिस क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। तीनों फीचर आर्ट के मैनेजमेंट में है, इसीलिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन क्या होता है? माहिर, जो अपने काम में फील्ड में एक्सपर्ट हो, डॉक्टर, एडवोकेट, ठीक है, प्रोफेशनल, चार्ट अकाउंटेंट, दे आर प्रोफेशनल्स। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल में, सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट में भी है और प्रोफेशन में भी है, मैच करता है। इसका दूसरा है सर्विस मोटिव, लेकिन मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव नहीं होता। प्रोफेशनल का मेन मोटिव होता है सेवा देना, मैनेजमेंट का प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है। इसका होता है क्लास रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं ले सकता, उसको प्रॉपर एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। आप कितना ही अच्छा इलाज क्यों ना करते हो, डॉक्टर की डिग्री नहीं है तो आप इलाज नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है क्लास, मैनेजमेंट में आपको डिग्री के बिना, मतलब आप नॉलेज है आपकी तो लोगों को आप गाइड कर सकते हो। इसके एक और फीचर आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कि प्रोफेशनल में है, किसी एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा आपको, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। बात करूं क्लास इफेक्टिवनेस, काम को समय पर पूरा करना, टाइम पे पूरा करना, इफेक्टिवनेस, काम को लो कॉस्ट में पूरा करना, एफिशिएंसी। ध्यान रखना, टाइम पे काम को पूरा करते हैं, टाइम ओरिएंटेड है, एंड रिजल्ट की बात करता है, राइट टास्क की बात करता है। ये कहता है सही तरीके से काम करो ताकि क्लास रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और मिनिमम कॉस्ट पे हम सामान को बना सके। यहाँ पे टाइम की बात करता है कि कम से कम टाइम में, ये कहता है कम से कम कॉस्ट में, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दोनों होना चाहिए, इट मस्ट बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी बोथ, मतलब टाइम पे भी काम को पूरा करो और कम से कम कॉस्ट में भी। खाली इफेक्टिव अच्छा नहीं है, खाली एफिशिएंट भी अच्छा नहीं है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, जो सबसे ऊपर होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, उससे नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उससे नीचे लोअर सुपरवाइजरी लेवल, और इसे क्लास बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और ये फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इनके फंक्शंस की बात करें, टॉप लेवल मैनेजर्स में बीओडीज, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है। इनका काम क्या होता है क्लास? रिसोर्सेज को अरेंज करना, हर चीज अरेंज करना। ये आउटसाइड द वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी कनेक्ट रहते हैं क्लास। इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर का, इनका काम होता है गोल सेट करना, इनका काम होता है मिडिल लेवल वालों के लिए टास्क सेट करना। अब जो मिडिल लेवल वाले हैं, इनका काम क्या होता है? रिक्रूटमेंट करना, इनका काम होता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, इनका काम होता है ऊपर से आई हुई प्लान को नीचे लेवल पे भेजना, नीचे लेवल वालों के ऊपर नजर रखना, ये इनका काम होता है। इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? परचेज मैनेजर, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट है ना, प्लांट सुपरिटेंडेंट ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, राइट। डिवीजन हेड, डिपार्टमेंट हेड आता है क्लास टॉप लेवल। ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लास नीचे से ऊपर जाती है, अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर जाती है, अथॉरिटी पावर ऊपर से नीचे आता है। जो लोअर लेवल की बात करें क्लास, इनके पास पावर सबसे कम होता है, लेकिन ये कनेक्ट होते हैं किससे? वर्कर से, जो रियल वर्क फोर्स होता है। तो ये ध्यान रखते हैं क्लास की ऊपर से जो प्लान पॉलिसी आई है उसको वर्कर तक भेजना और वर्कर की समस्याओं को ऊपर तक भेजना, ये हेल्प करते हैं क्लास रिक्रूटमेंट में मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। इनका एक और काम भी होता है वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखना, कि वर्कर जो काम कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं सही से। कुल मिला के वर्कर्स का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल है।
फंक्शंस की बात करें, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। प्लान करना, प्लानिंग, रिसोर्सेज को अरेंज करना, ऑर्गेनाइजिंग, वर्कर्स की भर्ती करना, उनकी ट्रेनिंग देना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के अंदर उनको लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव, डायरेक्टिंग। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखना कोई डेविएशन है कि नहीं, यहाँ जो सोचा यहाँ वो हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो कैसे होगा, ठीक करो उसको, दैट इज कंट्रोलिंग। ये 5 की 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। लास्ट टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना के रखना, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, ध्यान रखना सिंक्रोनाइजेशन, चीजों को जोड़ना। कोऑर्डिनेशन ना मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वैसे तो 5 फंक्शन पढ़ा आपने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन कोऑर्डिनेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके बिना कोई भी अदर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल, मेरे में, आप में, आप में आपके लाइफ पार्टनर में, आपके आपके घर वालों में, आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में, हर जगह खिलाड़ी गेम खेल रहे हैं, उसमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्लास किसी भी तरीके से गेम को जीता नहीं जा सकता। हर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्योस होगा, कंफ्यूजन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, अनबन होगा, और रिलेशनशिप्स भी खराब हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉयज के बीच में। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। हर फंक्शन, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल, सबके बीच में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑल लेवल्स में चाहिए, हर लेवल में चाहिए, टॉप मिडिल लेवल में, हर फंक्शन में चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी क्लास अलग अलग शाखाएं हैं एक पेड़ की, सब जरूरी है, सबके बीच में तालमेल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है क्लास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर मैं बात करूं क्लास कोऑर्डिनेशन के फीचर की, तो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, अलग अलग लोगों के एफर्ट को अलग अलग दिशा में न ले जाके एक ही दिशा में लेके आता है, जोड़ता है, ग्रुप एफर्ट्स को जोड़ता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक मैनेजमेंट की तरह क्लास खत्म नहीं होता, क्लास स्टेप बाय स्टेप सर्कल में चलता ही रहता है। कोऑर्डिनेशन परवेसिव, हर जगह चलता है, मेरे में, आप में, स्कूल में, हॉस्पिटल, छोटा कंपनी, बड़ी कंपनी, सब जगह कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है। अगर मेरी किसी से कंपनी में लड़ाई है, लेकिन फिर भी मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, मैं रिलेशन में बंधा हुआ हूँ, तो भैया मैं उससे बात करूंगा, उससे मैं लूंगा चीज़। लाइक आपका स्कूल का टीचर भले आप पे भड़का हुआ है, लेकिन एज अ टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, तो आप डाउट पूछोगे तो वो बताएगा, वो आपको मना नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, जान पूछ के किया जाता है, और ये सारे के सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बेनिफिट की बात करूं, सबसे पहला ग्रोथ इन साइज। ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होगा, कोऑर्डिनेशन की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना तालमेल बनाना पड़ेगा। मैं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तालमेल कम होगा चलेगा वो सब मुझसे कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे सबके पास कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाला काम अलग कर रहा है, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सबका काम अलग है, लेकिन सबका गोल एक ही, सबको एक ही दिशा में जाना है। तो सबको जोड़ने का जो काम है वो है क्लास किसका, कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबको जोड़कर चलता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, और उनको लगता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो इस ईगो को दबाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तालमेल लेके आता है सारे मैनेजर्स के बीच में, सारे एक्सपर्ट्स के बीच में, और सबको ऐसा फील कराता है कि किसी के बिना कोई भी एक चीज़ अगर नहीं है तो गोल अचीव नहीं हो सकता, चाहे वो किसी लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो, अपर लेवल का एम्प्लॉय, सब ऑर्गेनाइजेशन बराबर है, और सबके मेहनत से ही ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये होता क्या है, मीनिंग क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के सिद्धांत, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं कुछ एक्सपीरियंस लोगों द्वारा, जो जितने भी मैनेजर हैं क्लास पूरे वर्ल्ड में, उन सबकी मदद करेगा उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, उनको डायरेक्शन दिखाएगा कि उनको काम कैसे करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको ओवरऑल गाइडेंस करने का काम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। यानी कि फंडामेंटल ट्रुथ है जो हेल्प करेगा, मैनेजर्स की गारंटी सक्सेस नहीं देगा, सिर्फ मदद करेगा मैनेजर्स की, ताकि वो जितने भी मैनेजरियल एज ए मैनेजर जो भी वो एक्शन, जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं, वो कैसे ले, उनमें उनकी मदद करता है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं इसके फीचर की, तो सबसे पहला फीचर क्या है, जनरल गाइडलाइंस। ध्यान सुनना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे देगा, सिर्फ एक गाइडलाइंस है कि हाँ ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, बट ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड भी करता है, आप आंख बंद करके इनको नहीं लगा सकते। फ्लेक्सिबल है, डिफरेंट सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को डिफरेंट तरीके से लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि उठाया कट कॉपी पेस्ट कर दिया, लोग कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से ये प्रिंसिपल चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इन प्रिंसिपल्स को रातों रात नहीं बनाया गया है, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया गया है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी परवेसिव, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, हर जगह आप इसको लगा सकते हो। बिहेवियरल नेचर, यानी कि क्योंकि ये एम्प्लॉय से डील करता है, उनके बिहेवियर को चेंज करता है, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कर सकें। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जितने भी प्रिंसिपल है वो आपको बताएंगे कि इस प्रिंसिपल को लगाने का कारण क्या है, इसको लगाने से इफेक्ट क्या होगा, यानी ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस जैसा ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, सिग्निफिकेंस की, यानी कि बेनिफिट्स की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक डिसीजन है। जितने भी प्रिंसिपल है उनको डेवलप साइंटिफिकली किया गया है,
रैंडमली नहीं बना दिया किसी की सोच से, साइंटिफिकली हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करके, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके डेवलप किया गया है। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर, मैंने कहा था ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता कि आपको बता दिया और आप मैनेजर बन गए, ये सिर्फ आपको गाइडलाइन देगा, हेल्प करेगा। प्रोवाइडिंग फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा सो दैट आप अपने बारे में सोचो, साथ में अपनी सोसाइटी के बारे में सोचो। अगर सोसाइटी नहीं तो आपका सामान कौन खरीदेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हर जगह इंपॉर्टेंस में आप डाल सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या, जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको वेस्ट नहीं करोगे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, आप उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे। और कोई भी चेंजेस अगर इन्वायरमेंट में आता है, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो चेंज आता है, तो हम उसको इंटरनल इन्वायरमेंट में लागू करेंगे। ये पूरा याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को आप इजीली एक फ्रेज से याद कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स are those scientific decisions which provide guidelines to the manager, second point, so that you can fulfill social responsibility, optimum utilization of resources and meeting changes in the environment। तो इस तरीके से आप 5 के 5 पॉइंट याद कर सकते हो। साइंटिफिक डिसीजन है, गाइडलाइन देता है मैनेजर को ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समाज की टूवर्ड्स जो आपकी जिम्मेदारी है आप वो पूरा करो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, और कोई भी चेंज अगर आता है मार्केट में तो वो क्लास उसको ऑब्जर्व करो, उस चेंज के हिसाब से इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज लेके आओ। अब बात करेंगे क्लास हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल साहब ने एक बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक थी। मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ क्या किसी को याद है उस बुक का नाम। हेनरी फ्यूल क्लास फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी क्लास इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। हम एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लास डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है क्लास, ये कहते हैं सारे के सारे काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और एक इंसान को एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। आप सारा काम एक इंसान को दे दो, ओवर बर्डन फील करेगा, काम नहीं कर पाएगा। जबकि आप एक काम दोगे सिर्फ उसको करने के लिए, वही काम करते करते बार बार वो एक्सपर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है क्लास इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि आप हर किसी को बराबर लेके चलो, हर किसी को किसी बेसिस पे क्लास भेदभाव मत करो, रेसिस के बेसिस पे, किसी की जात के बेसिस पे, या वो आपके गांव का है, मेल फीमेल के बेसिस पे, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव मत करो। अगर आप ऐसा करोगे एक अनहेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा वर्कर्स में और आप में, जिसकी वजह से कंपनी में टिक नहीं पाएंगे, जॉब को छोड़कर चले जाएंगे। इक्विटी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। मैं ये नहीं कह रहा सबको बराबर की सैलरी दे दो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्ट अकाउंटेंट, क्लर्क, सबको बराबर सैलरी नहीं देना, बट सबके साथ ट्रीटमेंट एक साथ ही करना है, एक जैसा ही करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, हर चीज ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए। आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज ढूंढने जा रहे हो तो यार ऑर्डर, यानी उसको पता है कि यार एम्प्लॉय यहाँ मिलेगा, ये इंसान यहाँ मिलेगा, ये सामान यहाँ मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। मैन और मटेरियल अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए, सो दैट आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से जब जिसको ढूंढना चाहो उसको वहां ढूंढ सकते हो। सही समय पे सही इंसान, सही सामान आपको मिल जाएगा, कोई बहाना नहीं मिलेगा आपको, मैं ये ढूंढ रहा था मुझे नहीं मिला, पता आपकी जगह ये है, ये चीज यहाँ मिलेगी, ये चीज यहाँ मिलेगी, सो दैट आप डायरेक्ट जाओ उस चीज को वहां से ढूंढ के लेके आओ। नेक्स्ट है क्लास प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहते हैं, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर अथॉरिटी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आप उसको करने के लिए अथॉरिटी भी दो। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मैच होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो वो पावर का मिसयूज करेगा, और आपने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो ओवर बर्डन फील करेगा। तो अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि आपको अलग अलग दिशा में नहीं जाना, आप सबको एक ही दिशा में जाना है। ये प्रिंसिपल सारे के सारे वर्कर्स को कहता है कि भाई आप एक दिशा में चलो, एक गोल को अचीव करो, उसे खत्म करने के बाद ही कोई दूसरा गोल उठाओ। अगर सब लोग अपने अपनी अलग अलग दिशा में जाएंगे तो हमारा जो गोल है हम उसे कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम सब अलग अलग हैं, काम हम सबका अलग अलग है, लेकिन हम सबका गोल एक ही है और हमें उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जाना है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पास होनी चाहिए, यानी कि मैं अपने से ऊपर वाले को कंप्लेन करूं, अपने से वो अपने से ऊपर वाले को कंप्लेन करेगा, वो अपने से ऊपर वाले को, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन जाए और ऊपर से आते वक्त भी इंसान जो इंफॉर्मेशन है वो लाइन बाय लाइन आए। इससे क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से स्किप नहीं होगा, हर किसी तक क्लास वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही होगी। प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन कहते हैं एटलीस्ट आप उसे इतनी अच्छी तनख्वाह दो कि उसका घर परिवार चल सके, वो कंपनी को छोड़ के ना जाए। कम पैसे दोगे वो जॉब को छोड़कर चले जाएगा। रेम्युनरेशन मतलब अच्छी तनख्वाह दो, कॉम्पिटिटिव सैलरी दो उसको, सो दैट वो अच्छे से काम कर सके, उसके सारे खर्चे निकल सके, उसको कुछ मजा आए काम करने में। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, वो क्या कहता है क्लास कि आपको वर्कर्स को जल्दी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर और टर्मिनेशन नहीं करना है, लंबे समय तक आपको उसको रोक के रखना है। वर्कर आता है, ट्रेनिंग लेता है आपसे, आप लंबे समय तक रोक के रखो, यानी 6 महीने बाद उसको वहां भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया, निकाल दिया। ऐसे तो नए नए एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग का कितना खर्चा बढ़ जाएगा आपका। तो एम्प्लॉय को लंबे समय तक रोक के रखो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यूनिटी ऑफ कमांड, ये कहते हैं कि आप अलग अलग बॉस से ऑर्डर मत लो, आप सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लो। अगर आप एक ही बॉस से ऑर्डर लोगे तो आपके पास बहाना नहीं मिलेगा
मिलेगा कि मैं उसका काम कर रहा था, मैं उसका काम कर रहा था। आपने एक ही बॉस से ऑर्डर लिया है, आप उसी का काम पूरा करोगे, आपको बहाना नहीं मिलेगा। अगर आपने अलग अलग बॉस ने अगर ऑर्डर दिया तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप किसका काम करोगे, और इवन आप स्केप करोगे, बहाना मिल जाएगा आपको काम ना करने का। नेक्स्ट है क्लास प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डिसिप्लिन के कोई काम नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है कि भैया आप अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो। डिसिप्लिन मतलब रूल रेगुलेशन, नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी भी लगती है। तो ये सारी बातें सच हैं, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स अगर मैं एज ए मैनेजर इस्तेमाल करूंगा तो डेफिनेटली मुझे फायदा होगा। मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलूंगा। आप भी रूल फॉलो करो, रूल सबके लिए होता है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो डिसिप्लिन मतलब रूल रेगुलेशन के हिसाब से पालन करना। डिसिप्लिन का ये मतलब भी जो बोला वो पूरा करना। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, उठ रहा हूँ 9 बजे, तो ये डिसिप्लिन नहीं है। तो जो डिसिप्लिन है मतलब जो वादे किए, जो बोला वो पूरा करना। ये सब केस स्टडी में आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्लास प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि आप कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो तो पहले वर्कर से पूछ लो, वर्कर को बुला लो, वर्कर से पूछ लो, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल करो, उसको अप्रिशिएट करो फॉर सजेशन देने के लिए। अच्छी सजेशन दे रहे हो, उसको अप्रिशिएट करो। एस्पिरिट डी कॉर्प्स इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। एस्पिरिट डी कॉर्प कहता है आप एक इंसान को काम मत दो, एक ग्रुप को काम दो। एक ग्रुप का हमेशा पावर जो है, ग्रुप की स्ट्रेंथ जो है हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प। भी कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब हैं, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनके अकॉर्डिंग क्लास जितने भी डिसीजन बिजनेस के अंदर लिए जा रहे हैं वो रूल ऑफ थंब नहीं होने चाहिए। मैं मैनेजर हूं, मेरी पावर है, जो मैं बोलूंगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं चलेगा। ये कहते हैं साइंस हर जगह, साइंस का इस्तेमाल करो, विज्ञान को हर जगह लेके आओ। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के क्लास ग्रुप होता है, एक मैनेजर ग्रुप, एक वर्कर ग्रुप। वर्कर ग्रुप को मैनेजर ग्रुप से, मैनेजर ग्रुप को वर्कर ग्रुप से हमेशा शिकायत रहती है। वर्कर को लगता है कि यार मैनेजर हमें कुछ पैसे नहीं देता, खुद घूमता रहता है, हमसे काम करवाता है, सही पैसा नहीं देता। और वर्कर्स, मैनेजर सोचता है ये कुछ काम नहीं करते, सिर्फ रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं और सैलरी चाहिए, छुट्टी चाहिए, कंपनी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच एक नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर वर्कर काम अच्छा कर रहा है तो एम्प्लॉयर को बोनस देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप को लेके आना। दिस इज कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और ये मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू लेके आया जाता है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब सबको मिलजुल कर रहना है, अपने बारे में नहीं सोचना है। ये सिंपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव जैसा। आप वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेके आओ, कोई भी काम देने से पहले वर्कर से सजेशन लो, उसके सजेशन देने पे उसको अप्रिशिएट करो, उसको रिवॉर्ड दो। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्कर अच्छा परफॉर्म करे तो आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा 100 में से 100 लेके आए तो मुझे उसे 100 में से 100 लायक पढ़ाना भी पड़ेगा, तभी वो 100 में 100 लेके आएगा। यानी कि आप वर्कर का डेवलपमेंट करो सो दैट वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। नेक्स्ट है साइंटिफिक टेक्निक। कुछ टेक्निक टेलर ने दिए हैं क्लास, बहुत ध्यान समझना टेलर ने कौन कौन से टेक्निक्स को दिया है। सबसे पहला है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर ये कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए बॉसेस की जरूरत होती है जो लोगों को गाइड करता है। एक इंसान सभी काम में एक्सपर्ट नहीं होता, तो ये कहते हैं 8 बॉसेस मिनिमम तुम्हें रखना है, 8 बॉस रखना है क्लास। 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में, वर्किंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट को फ्री रखना है कि भैया तुम सिर्फ बैठो, सोचो, दिमागी काम करो, दिमाग से काम करो। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को फ्री रखना है प्लानिंग से, इसका तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, ये लोग प्लान बनाएंगे, तुम लोग काम करोगे। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 4 हेड। प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहला रूट क्लर्क जो रास्ता दिखाता है आपको काम कैसे करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, देखेगा काम टाइम पे हो रहा है या कॉस्ट पे, टाइम पे हो रहा है कि नहीं, विद इन कॉस्ट हो रहा है कि नहीं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या चेक करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, तो पहला रास्ता दिखाएगा, ये आपके साथ रास्ते में चलेगा, कुछ गलती तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देगा। ये देखेगा टाइम पे हो रहा है कि नहीं काम, लो कॉस्ट में हो रहा है कि नहीं। और डिसिप्लिनरी चेक करेगा क्लास की काम डिसिप्लिन से हुआ है कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं हुई काम में, क्वालिटी चेक करेगा कुल मिला के। ये जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है इसके अंदर 4 है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, हर एक चीज को अरेंज करेगा। भैया आप कंपनी में काम करने जा रहे हो, मशीन वगैरह हर चीज अरेंज करने का काम गैंग बॉस का है। स्पीड बॉस का काम क्या है क्लास, चेक करना कि जो स्पीड है काम करने की वो स्पीड ठीक है कि नहीं, कहीं स्लो तो काम नहीं कर रहे। रिपेयर बॉस क्या चेक करेगा क्लास कि हर एक चीज प्रॉपर तरीके से, खराब अगर हुई, कुछ भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ खराब हुआ रिपेयर बॉस तुरंत ठीक करेगा उसको। और इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, जो क्वालिटी इंस्पेक्ट करेगा। जो ये नाम प्लीज मत भूलना, ये याद रखना। सेकंड है क्लास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कहते हैं कि बहुत सारे अननेसेसरी क्लासिफिकेशन मत करो प्रोडक्ट के। आप एक ही प्रोडक्ट बनाओ, अच्छा बनाओ, और क्लासिफिकेशन करते हो, वेरिएंट बनाते हो तो 2-3 रखो। ये नहीं कि किसी गाड़ी के 15 मॉडल हैं, अभी 2 या 3 मॉडल होते हैं, खींच के 4 मॉडल। नेक्स्ट है क्लास वर्क स्टडी। वर्क स्टडी इज सम ऑफ फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है थकान अध्ययन। ऑब्वियसली टेलर साहब कहते हैं कोई भी वर्कर अगर काम करता है तो वो थोड़ी देर में थक जाएगा,
तो अगर वो थोड़ी देर में थक जाता है तो हमें ये चेक करना है कि भैया रेस्ट इंटरवल उसे कितनी देर में देना है, वो कितनी देर के लिए देना है। तो टेलर साहब क्या करते हैं, सारे वर्कर को लाइन बाय लाइन बिठा देते हैं, काम करवाते हैं स्टॉप वॉच को लेकर, घड़ी लेकर, और देखते हैं क्लास कौन वर्कर कितनी देर बाद थकना स्टार्ट हो गया, टाइम नोट करते हैं और उसके एक एवरेज टाइम निकालकर एक ब्रेक दे देते हैं, क्योंकि वर्कर को ब्रेक मिलेगा तो फिर से फ्रेशन अप हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा काम और अच्छे से करेगा। कितनी देर में वो फ्रेश हो गए ये सब भी चेक किया जाता है। सो फैटिग स्टडी में थकान अध्ययन कि आप कितनी देर में थक जाते हो, कितने रेस्ट इंटरवल आपको देने हैं, कितनी कितनी देर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए टेलर कहते हैं भैया अपने आप से मत डिसाइड करो, मालिक डिसाइड नहीं करेगा, मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा, साइंटिफिक स्टडी होगी, उस स्टडी का नाम क्या है, फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी, काम करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, कौन से मेथड से काम कराएं जो सबसे बेस्ट हो, तो हम हर एक मेथड से पहले काम करवाएंगे वर्कर से, फिर देखेंगे कौन सा मेथड सबसे कॉस्ट एफिशिएंट है, सबसे कम समय में हो रहा है, उसको फिर सबके लिए लागू कर देंगे, वही फॉर्मलाइज वे बन जाएगा, उसी तरीके से लोगों को काम करना है। टाइम स्टडी, आने का टाइम, जाने का टाइम, किसी भी काम को करने का टाइम, तो एक टास्क सबको दे दो, घड़ी लेके बैठो कि सब लोग कितनी देर में कर रहे हैं, सबका जोड़ो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, आप एक एवरेज टाइम निकाल दो और उसी को सेट कर दो, भैया आपको काम इतनी देर में करना है। ये काम मैनेजर नहीं करेगा कि भैया मैं 2 घंटे में एक जूता बना देता हूँ, या 2 घंटे में एक शर्ट बना देता हूँ, 2 घंटे में मैं एक टेबल बना देता हूँ, तो वर्कर भी 2 घंटे में बनाएंगे, नहीं, आपको टाइम स्टडी करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा टाइम घड़ी लेके। मोशन स्टडी, किसी भी काम को करने के लिए ना बहुत सारे मोशंस होते हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। एग्जांपल, अगर कोई टीचर आके यहाँ से वहाँ आपको पढ़ा रहा है 1 घंटे, तो अगर वो 1 घंटे में 10-15 मिनट 20 मिनट आपको इधर उधर की कहानी सुना के टाइम आपका वेस्ट कर रहा है, तो वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, उसको कट डाउन करना चाहिए। आप स्कूल में जाते हो, इधर उधर घूम के बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। इसी तरीके से कंपनी में वर्कर भी होता है जो क्या करता है, कंपनी के टाइम में इधर उधर की एक्टिविटी करता है, यहाँ घूमने जा रहा है, वहाँ जा रहा है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करता है जो अनप्रोडक्टिव है। तो ये जो मोशन स्टडी है इसमें क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा देते हैं, तो लिखते हैं क्या क्या वर्कर काम कर रहा है, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लो वर्कर को सीजर चाहिए, वो सीजर लेने यहाँ जा रहा है बार बार, तो सीजर उसकी कुर्सी के पास रखवा दो कि भाई आपको बार बार दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके पास सीजर यहीं पे है, आप यहीं से कटिंग कर लो। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। दिस इज कॉल्ड मोशन स्टडी। अगला डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम कहते हैं, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी देंगे, तो अगर आप आउटपुट ज्यादा बनाओगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। जो जितना ज्यादा काम करेगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। क्यों? अगर मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 के 10 में से कोई 5 पीस बना रहा है, कोई 6 पीस बना रहा है, कोई 8 पीस बना रहा है, तो 5 पीस वाला 8 पीस वाले पर हंसेगा, अरे भाई देख तू भी उतना काम करता है, मैं तेरे से कम काम करता हूँ, सैलरी हमारी सेम है। तो इसलिए टेलर ने क्या कहा कि जो इंसान ज्यादा हायर रेट से प्रोडक्शन करेगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि 100 पीस बनाना है दिन में, जो 100 से ज्यादा बनाएगा उसको हायर रेट से वेज मिलेगा, जो 100 से कम बनाएगा उसको लोअर रेट से वेज मिलेगा, सो दैट जो जितना ज्यादा आउटपुट बना रहा है उसको ज्यादा सैलरी मिले, सो दैट वो मोटिवेट हो, साथ में जो कम काम कर रहा है वो भी क्या होगा, मोटिवेट होगा। मेंटल रेवोल्यूशन कहता है कि वर्कर और मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में जो नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, वर्कर सोचता है मैनेजमेंट बर्बाद कर रहा है हमको, मैनेजमेंट सोचता है वर्कर हमें बर्बाद कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो नेगेटिव रिलेशनशिप है उसको खत्म करना ही कहलाता है क्लास मेंटल रेवोल्यूशन। और ये जो भी आपने पढ़ा ये सारी क्लास टेक्निक्स हैं, और इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो था क्लास टेलर के प्रिंसिपल, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। बिजनेस इन्वायरमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बिजनेस, दूसरा है इन्वायरमेंट। सीधी सीधी बात है, जहां पर आपका बिजनेस है उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, दैट सराउंडिंग इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। ये सराउंडिंग आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी देता है, यही सराउंडिंग क्लास बहुत सारे थ्रेट्स भी आपको देता है। आपको अपने सराउंडिंग की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, किस टाइप के लोग रहते हैं, एज किस टाइप के, किस एज के लोग ज्यादा रहते हैं, बूढ़े ज्यादा रहते हैं, बच्चे ज्यादा रहते हैं, यूथ ज्यादा है, मेल फीमेल, किस टाइप की उनकी इनकम है, वहां पर टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, सरकार का रूल रेगुलेशन वहां पे क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या इकोनॉमी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यहां पे चल रही है, इन सब का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक अच्छे लेवल पे बिजनेस को रन करना चाहते हो। इसी पूरे सराउंडिंग को कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेसेस एग्जिस्ट, यानी कि जहां पर आपका बिजनेस है उसका पूरा सराउंडिंग ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। और आपको अपने इस एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सब कुछ पता चलता है। और जब आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए तो वो पूरी नॉलेज कैसे होगी, जब आप इसको स्कैन करोगे, है ना, पूरे को स्कैन, जैसे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं सो दैट हमें पता चल सके वायरस कहाँ है, उसी तरीके से आपको एनवायरनमेंट को स्कैन करना है सो दैट आपको पता चल सके अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हो, कहाँ आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ अच्छी होने वाली है, और थ्रेट्स, कौन चीज़ आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट स्कैनिंग को कंडक्ट किया जाता है सो दैट हम पता कर सकें कि कोई भी क्लास फैक्टर्स है वो हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा, यानी हमारे लिए क्लास बिजनेस में क्या क्या चेंज हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट से।
इन्वायरमेंट को अगर हम स्कैन करेंगे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहला है अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने के लिए कि हाँ यार ये मौका है, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये है क्लास थ्रेट, जैसे लॉकडाउन लगा तो किसी कंपनी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान भी हुआ। या जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई थी, तो पेटीएम को बहुत फायदा हुआ, तो सब लोग पेटीएम करने लगे, वॉलेट वगैरह को काफ़ी फायदा हुआ। और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, मेडिकल इंडस्ट्री में थे, जो टूरिस्ट इंडस्ट्री में थे, टूरिज्म का काम करते थे, उन सबको ठप हो गया, नुकसान पहुंच गया। तो जो आगे पहुंचाता है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी, और जो क्लास हमें दबाता है दैट इज कॉल्ड थ्रेट्स या कॉन्स्ट्रेंट। अगर मैं फीचर की बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट के, सबसे पहला फीचर है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी क्लास फोर्स है वो सब बाहर से लगते हैं। क्लास एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ठीक है, और सप्लायर्स, दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्स, जो हमारे बिजनेस पे इंस्टेंटली इंपैक्ट डालते हैं, जो तुरंत हमारे बिजनेस पर असर दिखाएंगे, हमारे कस्टमर, कॉम्पिटिटर और क्लास हमारे जो सप्लायर्स है वो। जनरल फोर्सेस हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये सब क्या होता है क्लास जनरल फोर्स। इंटर रिलेशन, ध्यान रखना बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंटर रिलेशनशिप है। अगर आज लोग यूथ की तरह, अगर आप यूथ को देखो तो वो हेल्थ रहना चाहते हैं, फिटनेस फ्रीक बनना चाहते हैं, फिटनेस अपने स्ट्रांग करना चाहते हैं, एब्स निकालना चाहते हैं, कटिंग लाना चाहते हैं बॉडी में, तो वो लोग क्लास योगा, जिम, इन सबको प्रिफर करेंगे अपने आप ही, तो इनका बिजनेस बढ़ेगा। अगर लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे तो फास्ट फूड का बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशन। अनसर्टेनिटी, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा चेंज क्या होने वाला है। कल को लॉकडाउन आने वाला था, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। नोटबंदी होने वाली थी, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया। तो कल क्या होने वाला है, बिजनेस में क्या चेंज आएगा जो आपके बिजनेस को अच्छा इंपैक्ट डालेगा या बुरा इंपैक्ट डालेगा, आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी ये क्लास या बर्बाद हो जाओगे, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वेरी अनसर्टेन है। डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ऐसे चेंज जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, कुछ ऐसे चेंज जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स है, यानी कि क्लास आप मेजर नहीं कर सकते इसका इंपैक्ट क्या है। कई बार बहुत बड़ा चेंज आपके बिजनेस पे कुछ छोटा सा इंपैक्ट डालता है, कई बार एक छोटा सा चेंज आपके बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट डाल देता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। लाइक सरकार बदल गई तो क्या पता किसी को बहुत ज्यादा असर पड़ जाए उससे, हम जैसे आम जनता किसी को कोई असर ना पड़े। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है रिलेटिविटी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग है। भाई हमारे कंट्री का एनवायरनमेंट अलग है, हमारे कंट्री के लोगों का खान पान, सोच, कपड़े पहनने का तरीका सब डिफरेंट है, और बाहर कंट्री का ये सारी चीजें क्या है, डिफरेंट है। रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, ये सब चेंज होता रहता है। दिस इज रिलेटिविटी, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, अपने पूरे एनवायरनमेंट की नॉलेज रखेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। अगर आप चौकस रहोगे क्या हो रहा है क्या नहीं एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे और सबसे पहला एडवांटेज ले पाओगे, सबसे पहला मूव आप ले पाओगे। टेस्ला को पता था कि भैया कि कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा, सेल्फ ड्राइविंग कार बनेंगी, तो उन्होंने बहुत पहले से क्लासेस पे काम करना चालू कर दिया। इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पहला मूव जिसका होता है हमेशा फायदा उसी को ज्यादा होगा, जैसे फेसबुक, जैसे व्हाट्सएप। हेल्प्स इन द फॉर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कहां पे कमी है, थ्रेट्स क्या हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। पेट्रोलियम कंपनी आज से रेडी है कि भैया हम लोग जो है कल को गाड़ी बंद हो जाएंगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले से वो लोग रेडी रहेंगे और उनको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को टैप कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आपको पता है कल को आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप पहले से पैसे जोड़ के रिसोर्सेज इकट्ठा करके अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग करके रख सकते हो। हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। अगर आपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैन किया हुआ तो कल को कोई भी चेंज आएगा उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, तुरंतली उसमें चेंज ला सकते हो। प्लानिंग पॉलिसी, कोई प्लान बनाना हो, पॉलिसी बनाना हो, तो आपको काफ़ी समय मिल जाता है, अपने हिसाब से प्लान पॉलिसी बना सकते हो, और इन सबसे आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा क्लास, इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है डायमेंशंस। 5 डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहला इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। अगर मैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात करूं तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो इकोनॉमिक लेवल पे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे हम पे, हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डाल सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। आपको कैसे पहचानना है कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, केस स्टडी से कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है जीडीपी। अगर ध्यान रखना केस स्टडी में जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, नेशनल इनकम की बात हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रेट की बात हो, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, या बैंकिंग सेक्टर का जो रिफॉर्म्स है, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ध्यान रखना जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, बीओटी, बीओपी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स थे वो सब, इंटरनेशनल डेट एंड देयर इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो अगर आपको केस स्टडी में सब मिला तो आप इसे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में डालोगे।
बात करें क्लास सोशल इन्वायरमेंट की, तो ऐसी चीज जो हमारे समाज पे इम्पैक्ट डालता है, ऐसी चीज जिससे हम सोशली कनेक्टेड है, हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन और क्लास हमारी सोच, हमारे फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें क्लास सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। जैसे, और हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें जैसे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने सोशल इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे सब लोग मिठाइयाँ बेचते हैं, ज्यादातर दुकान वाले मिठाइयाँ, गिफ्ट, चॉकलेट्स, ये सब चीजें बेचना चालू कर, उन्हें पता है कि इस टाइम पे यही चीज बिकेगी। तो अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे, आप कुछ और बेचोगे दिवाली के टाइम पे, तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि भैया आपने सोशल इन्वायरमेंट को फॉलो ही नहीं किया। ईद है, क्रिसमस कार्ड, ग्रुप, इन सब पे कार्ड वगैरह बिकता है, स्वीट्स और ग्रीटिंग कार्ड, एजुकेशन लिटरेसी रेट, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, कस्टम, ये सारी चीजें सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। रिजर्वेशन फॉर जॉब, माइनॉरिटी के लिए जॉब का रिजर्वेशन, वुमेन के लिए जॉब का रिजर्वेशन, ये भी सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। आपके हेल्थ, फिटनेस, ये सारी चीजें क्लास, इक्वल स्टेटस देना वुमेन को, ये सब सोशल इन्वायरमेंट है और लोग इसको फॉलो करते हैं। गर्ल एजुकेशन, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, आजकल लोग लाइफ जीने का एक अलग तरीका लोग अपना रहे हैं, लाइफ को प्रेफर कर रहे हैं, यानी कि बस बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। डेथ रेट, पॉपुलेशन, ये सब चीजें क्लास सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, और कोई भी बिजनेसमैन इस सोशल इन्वायरमेंट को इग्नोर करेगा तो उसे डेफिनेटली नुकसान होगा। तीसरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, तो इसके अंदर आता है कौन सी सरकार बिजनेस में है, उसका एटीट्यूड क्या है कि आपके बिजनेस की तरफ, उसका रवैया क्या है। जब योगी जी आए थे तो काफ़ी सारे बिजनेस बंद हो गए थे, काफ़ी सारे बिजनेस स्टार्ट हो गए थे, तो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, फायदा पहुंच सकता है पॉलिटिकल चेंज की वजह से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल चेंज हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, उससे वो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या क्या चीज़ आती है इसके अंदर? स्वच्छ भारत अभियान सरकार ने चालू किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो ये पॉलिटिकल के अंदर आएगा। स्किल इंडिया मूवमेंट चालू किया बीजेपी ने, तो ये पॉलिटिकल के अंदर आएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंकरेज करता है क्लास बिजनेस इंटरप्राइज को, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सके। इवन क्लास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, कई बच्चे पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर आएगा? पॉलिटिकल के अंदर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, सरकार आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रही है, पॉलिटिकल के अंदर आएगा। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर सरकार की आइडियोलॉजी क्या है, या फॉरेन रिलेशन, एक कंट्री का अलग अलग कंट्री के जो रिलेशन है उनके साथ, फॉरेन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, वो भी डिपेंड करता है आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। लीगल इन्वायरमेंट यानी कि लॉ, रूल रेगुलेशन, कोर्ट, ध्यान रखना कोर्ट, जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है उस वो आता है क्लास लीगल के अंदर। लाइक लॉ, लेजिस्लेटिव एक्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर जो सरकार पास करती है, कोई भी एक्ट लीगल आएगा। फेरा एक्ट, फैम एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, लीगल पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग, फॉरेन ट्रेड, ये सब लीगल है। पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट पे लिखा रहता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखा रहता है। और एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है वो बैन है, एल्कोहलिक प्रोडक्ट का ऐड नहीं आता टीवी में, आपने देखो दारू, सिगरेट, इन सब का ऐड नहीं आता टीवी में, ये सब आता है क्लास लीगल। लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन्वायरमेंट। कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज, अगर आपको पता है आपके देश में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है और आप पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, आज देखोगे जो भी फ़ोन आ रहे हैं 5G फ़ोन आ रहे हैं, 3G 4G फ़ोन अब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। उनको पता है भैया 5G चल रहा है, अभी 3G 4G फ़ोन देंगे तो कौन खरीदेगा? समझ लो बात को। डिजिटल वॉच चल रहा है, पुरानी वॉच देंगे तो कौन खरीदेगा? बहुत कम मार्केट है उसकी। कार्बन पेपर खत्म हो रहा है, प्रिंटर आ रहा है अब, समझ रहे हो बात को। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे डिजिटल वॉच ने खत्म कर दिया बिजनेस ट्रेडिशनल वॉच का, एलईडी ने टीवी को रिप्लेस किया। पहले टीवी आती थी, अब एलईडी आता है, कर्व टीवी आता है, पेंटिंग की तरह टंग जाता है दीवार में। फोटोकॉपियर मशीन ने कार्बन पेपर का धंधा बंद कर दिया। आईटी सेक्टर ग्रोथ हो रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, आजकल घर बैठे ऑनलाइन आप चीजों की बुकिंग कर सकते हो। ये सब किसके अंदर आता है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। डीमोनेटाइजेशन, लास्ट टॉपिक क्लास। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। आप सबको पता है क्लास की नवंबर में 2016 में 8 तारीख को रात 12 बजे सरकार ने बोला 500, शाम को 8 बजे बोल दिया था कि आज रात 12 बजे से मोदी जी ने कहा था 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। और इसके अलावा नए 500 के और 2000 के नोट इशू किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, फेक करेंसी थी, लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखी थी, हवाला होता था, टेरर फंडिंग होती थी। इन सबको रोकने के लिए अमीरों ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी लेके, करप्शन का पैसा लेके घर पे बिल्कुल भर भर के पैसा रख रखा था। सरकार ने बोला सारा पैसा बैंक में जमा कराओ, पुराने नोट की कोई वैल्यू नहीं है, बैंक में दो, बैंक से नए नोट लो। और एक लिमिट थी सिर्फ 2000 की, एक इंसान को सिर्फ 2000 ही मिलेगा, एक नॉर्मल इंसान को। इसका जो मेन एम था वो था क्लास करप्शन को हटाना, इलीगल एक्टिविटीज़ को बंद करना, जो ब्लैक मनी थी, बहुत फेक करेंसी थी, उन सबको हटाना, खत्म करना, प्रिवेंट टेरर फंडिंग। लाइक मैंने 100 करोड़ रुपए रख रखा था ब्लैक मनी, अब सरकार ने बोला इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसे बैंक में जमा कराओ। तो अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा, सरकार की नज़र में आ जाएगा, सरकार पूछेगी भैया आपने 100 करोड़ रुपए कहाँ रखा। हालांकि एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा ये, क्योंकि अमीरों ने जुगाड़ कर लिया, गरीबों को पैसा बांट के किसी ना किसी तरीके से बैंक मैनेजर से सेटिंग करके वो कर लिया, इसलिए क्लास सारा पैसा वापस आ गया था ऑलमोस्ट। और प्रिवेंट टैक्स
टैक्स इवेजन, लोग टैक्स की चोरी करते थे, टेरर फंडिंग करते थे, जो अटैक करवाया जाता है, बम फोड़ा जाता है ना क्लास, इन सबको पैसे इसी पैसों से दिए जाते थे इन लोगों को काम करने के लिए। और कैशलेस इकोनॉमी को सरकार को प्रमोट करना था कि भैया कैश खत्म करो, ऑनलाइन सारी चीजें हो, सो दैट सब सरकार की नजर में हो, बैंक्स के थ्रू सारी चीजें हो। डिमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हुआ, इससे पहले क्लास अलग कंट्री में, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका, खुद इंडिया में भी डिमोनेटाइजेशन जो है 1946 और 1978 में हो चुका है, जहां 10,000 के भी नोट चला करते थे, जो उस टाइम पे क्लास बंद कर दिए गए। सो प्लानिंग बेसिकली है क्या? थिंकिंग इन एडवांस। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसमें से सबसे पहला फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन जो है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो है, वो है क्लास प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिज द गैप वेयर वी स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहाँ हैं, फ्यूचर में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप है, इसी को बोलते हैं क्लास प्लानिंग। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज जहां पे हम दिमाग में बहुत सारी चीजों को रख के फ्यूचर का गोल सेट करते हैं क्लास, और प्लान करते हैं किस तरीके से उस गोल को अचीव करेंगे। प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस, क्योंकि आप पहले से प्लानिंग करते हो। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और काम किसके द्वारा होगा, ये सब चीज अगर हम एडवांस में सोच लेते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग। अगर मैं फीचर की बात करूं, प्लानिंग के नेचर की बात करूं, सबसे पहला है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की शुरुआत ही वहीं से होती है जहां पे हमारे गोल होता है, जहां हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उसे हासिल करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है। बिना गोल के कभी प्लानिंग नहीं होती। प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, सबसे पहले प्लानिंग होता है। बिना प्लानिंग के हम कोई भी और फंक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। प्लानिंग इज पर्वेसिव। पर्वेसिव का मतलब है यूनिवर्सल फेनोमेनन। प्लानिंग ना हर कोई करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, स्पोर्ट एकेडमी, हर जगह प्लानिंग होती है। सो ये पर्वेसिव है, यानी कि हर जगह प्लानिंग चलता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हाँ, एक बात और है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो प्लानिंग में ज्यादा इंगेज रहते हैं, उनका ज्यादातर काम प्लानिंग का होता है। फ्यूचरिस्टिक, आप हमेशा प्लान जो करते हो फ्यूचर के लिए करते हो। कंटिन्यूअस से एक प्लान खत्म होगा, दूसरा प्लान चालू होगा। एक गोल, जैसा घर वाले कहते हैं, बस बेटा 10th पास कर ले, फिर बस बेटा 12th पास कर ले, बस बेटा कॉलेज पास कर ले, बस बेटा नौकरी ले ले, बस बेटा शादी कर ले, बस बच्चे पैदा कर ले, बच्चों के भविष्य बना दे। ये जिंदगी भर चीज चलती रहेंगी, कभी क्लास चीजें खत्म नहीं होंगी। अब बात करते हैं क्लास इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के इंपोर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स। प्लानिंग करने के फायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा, हमको डायरेक्शन मिल जाता है। हम प्लानिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्लास एक प्री डिटरमाइन एक्शन मिल जाता है, हमें वे मिल जाता है हमें किस किस रास्ते में चलना है। जैसे टूर पे जाने से पहले हम दिमाग में सारी चीज प्लान कर लेते हैं, इस रास्ते से निकलेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ हॉल्ट होगा, ये सब प्लानिंग हम पहले से कर लेते हैं, दिशा मिल जाता है। फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। हम प्लानिंग करते वक्त ये भी ध्यान रखते हैं, फ्यूचर में ऐसा हुआ तो आज से रेडी रहो, रास्ते में बारिश हो गई तो छतरी लेके चलो। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि कोई भी रिस्क अगर फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम पहले से प्लान करके चलते हैं, रेडी रहते हैं, तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। प्लानिंग ना कंट्रोलिंग का बेस बनता है। कंट्रोलिंग चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो? कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सको। तो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड देता है जहां पे क्लास हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्लास अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से, यानी कि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकता। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, क्योंकि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जहां पे दिमाग पे जोर डाला जाता है किस किस तरीके से गोल अचीव करेंगे, तो नए नए आइडियाज, इसमें इनोवेटिव आइडियाज निकलते आते हैं। कुछ कमियां भी हैं प्लानिंग की, जैसे लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि प्लानिंग में हम बहुत सारे एजम्पशंस को लेते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, और फ्यूचर अनसर्टेन, तो क्लास हमेशा सही हो इसकी जरूरी नहीं है हमेशा सही हो। प्लानिंग जो है वो इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। बहुत सारा ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे कंटिन्यू चेंज आते रहते हैं, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले से नहीं कर सकते। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, इसका शॉर्ट क्लास मैंने बताया था अमृत, AMRITP, अमृत। लैक ऑफ एक्यूरेसी, M से मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में पूरा का पूरा प्लान डिसाइड करके वर्कर को बता दिया जाता है, वर्कर से कहा जाता है तुम इस प्लान को ब्लाइंड फॉलोअर की तरह फॉलो करो। तो वो लोग क्लास जो वर्कर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, वो आंख बंद करके प्लान के पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उन्हें खुद सोचने का मौका नहीं मिलता। प्लानिंग जो करते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा डेटा रिसर्च करते हैं क्लास, जिसकी वजह से उनको सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, खर्चा कंपनी का बहुत ज़्यादा लगता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, खर्चा और समय दोनों ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें पास्ट एक्सपीरियंस को लेना है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी लेनी है, इसको देख के प्लानिंग करना है, कितना सामान बनाए सो दैट ये बिक जाए। उसके बाद क्लास तब भी गारंटी सक्सेस नहीं है कि आपने प्लानिंग की तो गारंटी सक्सेस मिल ही जाए। आपने प्लानिंग की, ऐसा भी हो सकता है कि भैया आपको सक्सेस ना मिले। कई बार आप गोल बनाते हो, टारगेट बनाते हो, बट जरूरी नहीं है कि क्लास वो गोल, वो टारगेट आपको अचीव हो जाते हो।
अब बात करेंगे एक्सटर्नल लिमिटेशंस। कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन है, जैसे क्लास कई बार कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो गई, तो क्लास यहाँ पे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बाहर से ही कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से हम प्लान नहीं कर पाए, प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी बदल दी, हमने कुछ और सोचा था, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया लोगों का, सरकार ने कोई पॉलिसी बदल दी, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया, नेचुरल कैलेमिटी आंधी तूफान बाढ़ आ गया, ठीक है, इसकी वजह से कोरोना आ गया, है ना। चेंज इन द बाइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी अगर चेंज हो गई, तो ये सारी की सारी क्या है, एक्सटर्नल लिमिटेशंस है, यानी कि जो हमारे हाथ में नहीं है, ये बाहर कुछ अगर चेंज आ गया तो हमारी प्लानिंग जो है वो बिगड़ जाएगी। अब बात करें क्लास प्लानिंग प्रोसेस की। देखो, जब भी कोई प्रोसेस याद करो, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप याद करना है क्लास आपको, इसको चेंज, इसका ऑर्डर नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप, 7 पॉइंट इसके अंदर है, कमेंट सेक्शन में एक सारे पॉइंट रिवीजन करना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कमेंट में एक बच्चा रिवीजन करना है वीडियो के बाद, ठीक है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, टारगेट को डिसाइड करना है कि हमारा टारगेट क्या है। दूसरा है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस पहले ही लेने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रेमिसेस। देन आप क्या करोगे, आपने गोल बनाया, बहुत सारे अजम्पशंस लिए, देन आप लिस्ट बनाओगे किस किस ऑल्टरनेटिव से गोल को अचीव कर सकते हैं, ऐसे 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 सारे लिस्ट आपने बना दिए, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है जिनका इस्तेमाल करके गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को लिख लो, नोट डाउन कर लो, और फिर किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे कम नेगेटिव पॉइंट्स हो। देन इस प्लान को सिर्फ कागज पे बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको इंप्लीमेंट करो, वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करो कि हमारा ये प्लान है, हमारा ये गोल है, हम इस तरीके से इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। देन आपको यहाँ रुकना नहीं है, वर्कर के साथ साथ चलना भी है, कुछ कुछ दिन में फॉलोअप भी लेते रहना है, क्या ये प्लान उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से आपको कहा था। ये इसको कहते हैं क्लास फॉलोअप एक्शन। अगर कुछ चेंज है तो चेंज करवाओ, अगर कुछ ऐसा लगता है कि बदलाव है या गलत डायरेक्शन में एम्प्लॉय जा रहा है तो उसको ठीक करने के लिए क्लास हम क्या करते हैं, फॉलोअप एक्शन लेते हैं। यह है प्लानिंग का प्रोसेस। अब एक टॉपिक हमारे पास आखिरी टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान के बहुत सारे टाइप्स हैं और ये इस साल सिलेबस के अंदर है, तो हम ये करें टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है क्लास वो है ऑब्जेक्टिव। हमारे पास 8 टाइप्स है जिसके अंदर सबसे पहला टाइप है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट। आप अभी मजे ले रहे हो तो एंड में क्या होगा आपको पता है, आप अभी मेहनत कर रहे हो तो एंड में क्या होगा आपको पता है, यानी कि अगर आपको पता है क्या होने वाला है किसी भी काम के एंड में, वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव है। आप 12th में अच्छे नंबर लाना चाहते हो इसीलिए वीडियोस को देख रहे हो, तो यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 12th में अच्छे नंबर लेके आना, जिसके लिए आप आज ये काम कर रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव जो है एंड रिजल्ट है किसी भी एक्टिविटी का, लेकिन अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव हम कैसे डिसाइड करें, कैसे सेट करें क्लास। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक। भैया आपको वजन घटाना है, कितने किलो वजन घटाना है ये बात करो, स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सकते हो, मैं अच्छा पढ़ूंगा, मैं इतने अच्छा स्कोर करूंगा, अच्छा कितना, मेजरेबल होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए होना चाहिए। अचीवेबल, टारगेट वो बनाओ जो अचीव कर सको। आप लोगों ने मुझे 2 दिन में 50 किलो वजन कम करना, भैया नहीं हो सकता, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए। रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए, बेतुकी बेमतलब का नहीं होना चाहिए। और टाइम बेस, हमेशा क्लास उस गोल को अचीव करने के लिए टाइम होना चाहिए। मैं 3 महीने पढ़ के 90 नंबर लेके आऊँगा अकाउंटेंसी के अंदर, तो ये पॉसिबल भी है, मेजरेबल भी है, रेलिवेंट भी, अचीवेबल भी, टाइम भी बेस भी आ गया, और ये स्पेसिफिक भी है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। दूसरा स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, प्रोडक्ट में कितने वेरिएशन करें, कितने ब्रांचेस बनाए, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, रणनीति। जैसे मैच में खिलाड़ी एक साथ मिलकर बनाते हैं ना, वो मेथड, सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। किसी भी काम को करने का एक सही तरीका, एक सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि भाई इसी मेथड से ही काम करेंगे। सब लोग अलग अलग मेथड से काम करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक सेट ऑफ सिस्टम होना चाहिए, सेट ऑफ मेथड होना चाहिए जिसको लोग फॉलो करें। पॉलिसी, क्लास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम को हैंडल करने का खुद का जो तरीका है उसको बोलते हैं क्लास पॉलिसी। 60% से कम वाले बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, हमारा स्कूल नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। और दूसरा है क्लास आपका पॉलिसी नो क्रेडिट सेल, हम उधार नहीं बेचेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, राइट। नेक्स्ट है रूल्स, क्या करना है क्या नहीं करना, एक्शन और नॉन एक्शन, दिस इज कॉल्ड रूल्स। नो स्मोकिंग क्या है, रूल्स। नो क्रेडिट सेल क्या है, पॉलिसी। प्रोसीजर का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, मतलब लाइन बाय लाइन स्टेप बता देना, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोग्राम का मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी। तो रूल, प्रोसीजर, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव को मिला देते हैं तो पूरा क्या बन जाता है, प्रोग्राम। बजट का मतलब क्या है क्लास, मॉनेटरी टर्म में, दैट इज सेल्स बजट, परचेज बजट, एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना, एक मॉनेटरी टर्म में हम लोग एक्सपेंड देख लेते हैं, इस काम को करने का हमारा कितना खर्चा है। लास्ट है जो है प्लान, 2 टाइप के होते हैं, सिंगल यूज, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या है, जिसको आप एक ही बार यूज करोगे, एक बार के अलावा आप उसे कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करोगे। एक बार हो गया सिंगल यूज, खत्म, बार बार आपको इस्तेमाल नहीं करोगे। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या, ऐसा प्लान जो आप बार बार यूज करते हो, जैसे पॉलिसीज हो गया, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, ये सब स्टैंडिंग प्लान है। ये हर एक सिचुएशन पे आप इसे लगा सकते हो, लेकिन जो बजट है, हर चीज का बजट सेम नहीं